शाम की मरी मरी धूप में आंगन के एक कोने में खड़ा था नवीन। कितने दिनों बाद फिर से अपने पुश्तैनी घर लौटा था। मिट्टी के बुने आंगन में मचान से लटकते हुए चचेंडा, लौकी, उनकी नर्म कोमल डंठलों पर खेलती गिलहरियां और चहकते पंछियों की यादें आंखों के सामने उमड़ने लगी। एक बार चारों ओर नजर दौड़ाई नवीन ने। झाड़ियों और जंगलियों ने इस तरह से घर को ढक दिया है कि मानो कोई हरी सब्जियों की ढेरी हो। कुएं की तरफ बढ़ा, देखा कुआं टूट चुकी है। एक जंग खाया बाल्टी पास में पड़ी है। लंबी सांस लेकर झाड़ झंखाड़ हटाते हुए वह घर के अंदर गया। छत में सुराख हो गया है और मरी हुई धूप भीतर घुस रही है। ऊपर देखा, घर के ऊपर वही पुराना आम का पेड़ अब भी झुका हुआ खड़ा है, जैसे सालों से घर की निगरानी कर रहा हो। इसका सबूत है जमीन पर बिछी सूखी पत्तियां। नवीन उस ओर मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। उसी पेड़ पर वह और उसकी बहन कितना खेले थे। आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन पेड़ वैसा का वैसा ही है। वह अब भी पेड़ की ओर ही देख रहा था। तभी अचानक किसी की आवाज सुनकर वह कांप उठा। नब्बा, नब्बा, देख कितने पक्के आम इस डाली में। नबा, यह पुकार उसने कितने सालों बाद सुनी। उसकी मां और कुमुदिदी ही उसे इस नाम से बुलाया करती थी। घनी पत्तियों के पीछे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वहां कुछ तो था जो सरसराहट कर रहा था। नवीन एकटक उसी दिशा में देखता रहा। नब्बा, नब्बा, आना नब्बा। अस्पष्ट स्वर में उसके मुंह से निकला। कुमुदिदी? छत की दरार से एक पीला सा चेहरा और दो पीलापन लिए आंखें झांकी और पल भर में गायब हो गई। डर के मारे नवीन जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। अमरूद के पेड़ की एक डाली से कोयल की एक तीखी चीख सुनाई दी। उसी पल पंख फड़फड़ाते हुए कुछ उड़ गया। वहीं बैठे बैठे नवीन को कई साल पहले की एक बात याद आ गई। वो समय दुर्गा पूजा के ठीक बाद के किसी दिन की थी। सर्दी तब तक ज्यादा नहीं जमी थी। उस दिन नवीन की नींद सुबह सुबह ही खुल गई थी। खिड़की के बाहर का आसमान धुंधला था। थोड़ी ही देर में सूरज निकलने वाला था। खाट के पास सिकुड़ी हुई सोई थी कुमुदिदी। सुबह उसे देखते ही नवीन को खींच होने लगी थी। कुमु नवीन से 5 साल बड़ी थी, मगर उसकी लंबाई किसी 7-8 साल की बच्ची जैसी ही थी। बचपन की किसी बीमारी के बाद उसका कद बढ़ा ही नहीं। बोलते समय उसकी जुबान अक्सर लड़खड़ा जाती थी। नवीन और उसकी मां के अलावा कोई उसकी बात ठीक से समझ नहीं पाता था। कुमु को नजरअंदाज करके नवीन कमरे से बाहर आ गया। उनके घर से बाहर निकलकर दाईं ओर एक बड़ा सा तालाब था, जिसे गांव के लोग भूतनी का तालाब कहा करते थे। जब बचपन में रात को नवीन सोने में आनाकानी करता, तब उसकी मां उसे डराकर कहती थी, सो जाओ, नहीं तो तालाब की भूतनी आकर लेकर जाएगी। डरे सहमे बच्चे ने मां से पूछा था, पानी वाला भूत क्या करता है माँ? पानी के नीचे वो रहती है। कभी कभी वो पानी से निकलकर इंसान को लेके चली जाती है, फिर पानी में डुबो के मार डालती है और वो मरे हुए लोग भी भूत बन जाते हैं। नवीन डरते डरते पूछता, लक्ष्मी चाची को क्या भूत ने मार डाला? लेकिन मां कोई जवाब नहीं देती।
नवीन जानता था उनके पड़ोस की नई बहू लक्ष्मी काकी की लाश उसी तालाब में तैरती मिली थी। उसके फूले हुए शरीर पर गले के चारों ओर नीले से निशान थे। यह खुद नवीन ने देखा था, गांव के और भी कई लोगों ने देखा था, मगर कोई कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के लिए चंडी मंडप के आंचलों की ओट से फुसफुसाहटें उठी थीं। उसके बाद से तालपुकुर का पानी कोई इस्तेमाल नहीं करता था। सब कहते लक्ष्मी की आत्मा मरने के बाद भी वहीं पानी में भटक रही है। पानी के किनारे खड़ा होकर नवीन इन्हीं बातों को सोच रहा था। इधर उधर से टूटी हुई कुछ सूखी पत्तियां टपाटप करके तालाब में गिर रही थीं और उस शांत पानी में हल्की हल्की लहरें उठा रही थीं। निम की दातून जैसे ही उसने मुंह से लगाया, होंठ के पास का जख्मी हिस्सा टनक उठा। उसी के साथ याद आ गया पिछली रात की सारी उथल पुथल का मंजर। पड़ोस की पलाबी हर रोज उनके घर के पीछे आकर उससे मिलती थी। नवीन उसे दिल से चाहने लगा था। कल पालाबी के घर वाले अचानक उस पर टूट पड़े थे। नवीन ने किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर घर भेजा तो था, मगर कुमुदीदी ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कमरे के अंदर से पालाबी की लिखी चिट्ठी उठाकर उसने सबके सामने दिखा दी। जब पलाबाई के घर वाले नवीन की कॉलर पकड़कर 2 थप्पड़ रसीद कर रहे थे, तब कुमु के चेहरे पर फैली वो अजीब सी मुस्कान नवीन की नजर से छुप नहीं सकी थी। घर की तरफ लौट रहा था, तभी उसकी नजरें पड़ी और उसने सुनी एक खै खै करके हंसने की आवाज। झुकी हुई डाली को थामे खड़ी थी कुमु। पल्लवी के घर जाएगा? उसकी आवाज सुनते ही नवीन का चेहरा फिर से गुस्से से लाल हो उठा। मन किया, लेकिन अचानक उसकी यादों में खलल पड़ा जब उसकी जेब में रखा मोबाइल बज उठा। वह सज्जन व्यक्ति घर खरीदने के लिए आ रहे थे और उनका फोन था। उन्होंने बताया कि आने में थोड़ी देर होगी क्योंकि रास्ते में उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई थी। नवीन थोड़ा परेशान हो गया। अब 5:30 बज रहे थे और कोलकाता लौटने वाली आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे है। अगर वह जल्दी नहीं पहुंचे तो आज घर लौटना मुश्किल हो जाएगा। असल में वह व्यक्ति आकर एक बार देखेगा, फिर कोलकाता में बैठकर पूरी डील पक्की कर ली जाएगी। उसकी मां इस घर में कभी नहीं आएगी। बरामदे में बैठकर नवीन ने एक सिगरेट सुलगाई। उनके घर का पिछला हिस्सा, यहां लोग कम ही आते हैं, फिर भी अचानक एक साइकिल की घनघनाहट सुनकर उसने देखा कि कोई आ रहा था। गर्मी में दिन लंबा होता है। शाम होने में अभी थोड़ा वक्त था। हवा में नमी का एक भारीपन था। साइकिल की आवाज गेट के पास आकर रुक गई। एक आदमी आंखें चुराकर उसे घूरने की कोशिश कर रहा था। वहाँ कौन बैठा है? मैं नवीन। अरे नवा है क्या? नवीन ने देखा कि इस मोहल्ले के पुरोहित सनातन मुखर्जी हैं। साइकिल बाहर रखकर वह अंदर आ गए। क्या बात है, आज इतने दिन बाद गांव में लौट आया? नवीन ने जब घर बेचने की बात की तो वह जोर देने लगे कि उन्हें एक बार उनके घर आकर बैठना चाहिए। नवीन को थोड़ी भूख लगने लगी थी तो उसने आपत्ति नहीं की और अपने खुरदरे चाचा के साथ चल पड़ा। खुर्रों के घर के मिट्टी के आंगन में बैठा था नवीन। एक घूंघट में ढकी महिला ने खाना रखा और चली गई। नवीन को बैठाकर सनातन खुर्रों का कोई पता नहीं था। इस बीच आकाश का रंग गंदला होने लगा। प्लेट से 2 मिठाई खाकर उसने खांसी की और पानी मांगा, लेकिन कोई नहीं आया। बेचारा होकर उसने रसोई में झांका और देखा कि कोने में अंधेरे में खड़े हैं सनातन खुर्रों। वहां खड़े होकर वह कह रहे थे, जा लक्ष्मी, उसे थोड़ा पानी दे के आ। बाहर निकल, पानी से बाहर निकल। जा, उसे थोड़ा पानी दे के आ। काफी साल पहले की घटना थी, इसलिए शायद नवीन भूल चुका था। लक्ष्मी काकी तो कब की तालाब के पानी में डूबकर मर चुकी थी। नवीन ने कुछ और न सोचा और जल्दी जल्दी दौड़ने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे नवा, पानी पी के जा, देख
लक्ष्मी तालाब से पानी लेकर आई है। नवा, अरे ओ नवा। दौड़ते दौड़ते नवीन की सांसें भारी हो गईं। घर के आंगन में बैठकर उसने जोर जोर से सांस ली और अपने आप को संभालते हुए खड़ा हो गया। क्या हो रहा है उसके साथ? जो कुछ उसने देखा, क्या वह सच में मुमकिन था? लक्ष्मी काकी तो कब की मर चुकी थी, तो फिर सनातन खुर्रों का दिमागी संतुलन तो बिगड़ गया होगा। उसके सिर के पीछे घास की छत पर जैसे तक्षक ने आकर आवाज दी। नवीन को याद आया जब कुमुदिदी का फूला हुआ शरीर आंगन के बीच में रखा था और घर के सामने लोग इकट्ठा हो गए थे, तब भी कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका था। उस दिन उसकी मां बार बार बेहोश हो रही थी। उस दिन भी घास की छत के पीछे से तक्षक ने आवाज लगाई थी। नवीन की पूरी शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। टूटी हुई तुलसी मचान के सामने उसने ठोकर खाई, फिर संभलते हुए तालाब की ओर बढ़ने लगा। अंधेरे में पानी काला पड़ा हुआ था। पेड़ की शाखाएं वैसी ही झुकी हुई थीं। नवीन धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ता गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ की शाखा पर अंधेरा थोड़ा ज्यादा घना हो गया है। सड़े हुए कीचड़ में उसका पैर धंस रहा था, लेकिन फिर भी वह उस दिशा में बढ़ता जा रहा था। हाथ से उस अंधेरे को छूने की कोशिश की। जैसे ही हाथ बढ़ाया, उसे एक गीला एहसास हुआ। कुछ सोचते हुए कि उसने धक्का दिया और झपाक से पानी में कुछ गिरा। हाथ पांव फेंकते हुए अंधेरा घुटने लगा। नवीन गिरकर बाहर खींच लिया गया। उसे बहुत साल पहले की घटना याद आ गई। उस दिन सुबह सुबह कुमू उसके पीछे पीछे बाहर निकली थी। पेड़ की शाखाओं पर झुकी हुई खड़ी थी। नप्पा पल्लवी के घर जा रहा है। अब और सहन नहीं कर सका नवीन। एक झटका देकर वह दौड़ते हुए वापस आ गए। डर के मारे अपनी मां से कुछ नहीं कह सका। पूरे गांव में अपनी मां को लेकर कुमुदिदी को ढूंढता रहा। शाम को भूतनी का तालाब के पानी में कुमु का शरीर तैरता हुआ नजर आया। फिर नवीन वर्तमान में लौट आता है। तालाब के पानी से वह अदृश्य आवाज फिर से सुनाई दे रही है। पानी में हलचल हो रही थी। नवीन डर के मारे पीछे हटने लगा। उसी दौरान पेड़ से टकराकर उसका शरीर आगे झुक गया। पानी पर दो पीली आंखें तैरती हुई दिखाई दे रही थीं और फिर आकाश और हवा को हिलाकर कुमुदिदी का अदृश्य आह्वान सुनाई देने लगा। नप्पा नप्पा नप्पा। टाल नहीं संभाल पाकर वह पानी में गिर पड़ा। तैरना तो जानता था, लेकिन जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। उसने पानी में डुबकी लगाई और देखा कि पानी की लताओं में उसके पैर फंसे हुए थे। जंगली पत्तियों के जाल को छोड़ने की कोशिश करते हुए उसकी नाक और मुंह में पानी घुसने लगा और उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। नवीन हवा के लिए संघर्ष करता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पैरों का बंधन ढीला हो गया है। कुमुदिदी ने उसके पैरों का बंधन खोल दिया था। नवीन ने बमुश्किल अस्पष्ट स्वर में कहा, दीदी। कुमु की आंखों की भाषा देखकर नवीन हैरान रह जाता है। अब तक जिसे देखकर वह डर रहा था, उसी आंखों में अब इतनी ममता थी। कुमु ने उसके शरीर को ऊपर खींच लिया और पानी से बाहर निकालते हुए नवीन ने गहरी सांस ली।
भाई मुझे गलत मत समझना, पल्लवी अच्छी लड़की नहीं थी। वो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी, इसीलिए उसके परिवार वालों को चिट्ठी दिखा दिया था। कुमू की आवाज सुनकर नवीन चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। वह आवाज उसने कितने दिनों बाद सुनी थी। नवीन को याद आया उस घटना के 6 महीने बाद कोलकाता के घर में पल्लवी के काका उसके पीछे आए थे। पल्लवी किसी लड़के के साथ भाग गई थी और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। दोनों हाथ फैलाकर उसने कहा, लौटा दीदी। उस दिन मैं गलती किया था। लौट के आ जा दीदी। उस दिन बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं यहाँ बहुत अच्छी हूँ। लौट जा नपा, लौट जा, तू लौट जा। कहते हुए कुमू का शरीर पानी में गायब हो गया। भीगे और थके हुए शरीर को खींचते हुए नवीन स्टेशन की दिशा में बढ़ने लगा। पीछे अंधेरे में भूतनी का तालाब, उसका घर, उसका बचपन, उसकी कुमुदिदी और ताल पुकुर के वो पानी से भरे दृश्य सब उसी अंधेरे में तैरते रहे।